जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें और जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन को आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप लोग वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है स्कंद गुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी कि स्कंद गुप्त था, इनके कौन कौन सी उपलब्धियां थी उनके शासन काल में, तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही लिखें, क्योंकि आपका जो नंबरिंग आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। समझे? तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर में सम्राट स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था, तो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक था। गुप्त वंश के प्रमुख शासकों में से एक थे कौन, तो स्कंदगुप्त। कौन से वंश के थे ये, तो गुप्त वंश के थे, आप लोग ध्यान में रखना है, और उनमें से एक प्रमुख शासक थे। उनके शासन काल को गुप्त सम्राट के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। किनके शासन काल को, तो स्कंदगुप्त के शासन काल को, क्योंकि उन्होंने आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उनकी प्रमुख उपलब्धियां का वर्णन निम्नलिखित है, आने के नीचे मिलेगा। देखिए जो स्कंदगुप्त थे ना, उनका शासन काल आपको ध्यान में रखना है 455 से लेकर 467 तक है। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और जो स्कंदगुप्त थे वो गुप्त वंश के शासकों में से एक प्रमुख शासक थे, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और जो गुप्त वंश थे, सॉरी, एक जो स्कंदगुप्त थे वो बहुत ही अपने आंतरिक उनके साम्राज्य के जो भी आंतरिक विद्रोह होते थे और जो बाहरी आक्रमण होते थे उनके साम्राज्य पर, उनको सफलतापूर्वक ये मुकाबला किए थे। कौन, तो स्कंदगुप्त। तो चलिए इनके उपलब्धियों के बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आता है हुनों की पराजय। हुनों की पराजय किस प्रकार से हुआ था, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसी का सब पॉइंट आता है हुनो आक्रमण स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कारनामा क्या था, तो हुमो की पराजय था। हुन ने एक क्रूर और शक्तिशाली जनजाति उत्तर पश्चिमी भारत पर हमला कर रही थी और भारतीय साम्राज्यों के लिए गंभीर खतरा बन गई थी। कौन, तो हुनो। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हुनो क्या था, तो एक क्रूर और शक्तिशाली जनजाति थी, समझे ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसको वो क्या कर रहा था, तो जो उत्तर पश्चिमी थे ना, भारत के जो उत्तर पश्चिमी इलाका था उस पर हमला कर रहा था बहुत ही ज्यादा, समझे ना। उसको क्या किया, तो स्कंदगुप्त ने पराजय किया था। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे साहसिक युद्ध किस प्रकार से था, तो स्कंदगुप्त ने हुनों को डांट कर सामना किया, मतलब डटकर सामना किया, डांटकर नहीं, डटकर सामना किया। कौन, तो स्कंदगुप्त ने हुनों का डटकर सामना किया और उन्हें एक निर्णायक युद्ध में पराजित किया। यानी कि एक निर्णायक युद्ध में क्या कर दिया, हुनों को स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। इस विजय ने न केवल गुप्त साम्राज्य को स्थिर बल्कि भारत में हुनों के आक्रमण को भी रोका। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे आंतरिक विद्रोह का दमन किस प्रकार से हुआ, तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। जो कि फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 2 का सब पॉइंट आता है आंतरिक स्थिरता किस प्रकार से थी, तो स्कंदगुप्त को अपने शासनकाल के आरंभ में कुछ आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा था। जब स्कंदगुप्त का जब शासनकाल आरंभ हुआ था उस टाइम बहुत सारे आंतरिक विद्रोह भी हुए थे, जिसको ये सामना किए थे, समझे। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए विद्रोह को कुशलता पूर्वक दबाया और साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम देखेंगे सत्ता और सुदृढ़ीकरण।
विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के बाद स्कंदगुप्त के केंद्रीय सत्ता को क्या मिली, तो मजबूती मिली कि आने के जितने भी विद्रोह थे, आंतरिक विद्रोह थे, उनको क्या किया, तो सफलतापूर्वक दबा दिए। कौन, तो स्कंदगुप्त। इसके कारण से जो स्कंदगुप्त का केंद्रीय सत्ता था वो मजबूत हो गया और प्रशासनिक नियंत्रण भी पुनः स्थापित किए। कौन, तो स्कंदगुप्त। तो चलिए आप लोग को ये सेशन समझ में आ रहा होगा। अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सजेशन दीजिए कि आपको यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हो इस पेपर का आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, तो प्लेलिस्ट को में भी आप लोग जाकर वहां पे विजिट कर लीजिए। एग्जाम से पहले जितना वहां पे कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है उतना आपके लिए इनफ है। चलिए आगे आते हैं, अगले हम लोग पॉइंट में देखेंगे प्रशासनिक सुधार। किस प्रकार से प्रशासनिक सुधार किए थे स्कंदगुप्त, चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। इसका सब पॉइंट आता है सिक्कों का प्रचलन। स्कंदगुप्त ने अपने शासन काल में नए सिक्कों का प्रचलन किया जो उनकी आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का क्या है, तो प्रतीक थे। इन सिक्कों पर उनकी छवि और उपाधियां अंकित थी। किनकी, तो स्कंदगुप्त की। समझे। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में आते हैं कुशल प्रशासन किस प्रकार से था, तो उन्होंने अपने साम्राज्य में कुशल और संगठित प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखा। उनके शासन काल में विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की गई और प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित किया गया। कहने का मतलब है जो कुशल प्रशासन इस कदर चलाए उन्होंने, यानी कि बहुत सारे जो उनके साम्राज्य में जो कुशल और संगठित प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखे और साथ ही साथ वैसे अधिकारियों को नियुक्त किया गया जो अलग अलग क्षेत्रों को संभालने में यानी कि सक्षम हो सके। समझे। इसी प्रकार से जो प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित किया गया। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में आ जाता है निर्णय कार्य और सार्वजनिक कल्याण। किस प्रकार से निर्णय कार्य था, निर्णय नहीं, निर्माण कार्य था। निर्माण कार्य किस प्रकार से था और सार्वजनिक कल्याण किस प्रकार से था, तो चलिए उसे भी हम लोग देखेंगे। जो क्या आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जल संरक्षण किस प्रकार से था, तो स्कंदगुप्त ने जल संरक्षण और सिंचाई के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने कई जलाशय, तालाबों और बांधों का निर्माण कराया जिससे कृषि और जल आपूर्ति में सुधार हुई। कहने का मतलब है कि स्कंदगुप्त ने अपने मतलब कि जल संरक्षण और सिंचाई के लिए बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं लाए जिसके माध्यम से जो कि कृषि और जल आपूर्ति सुधार हुई। कौन कौन से योजनाएं लाए थे, तो जलाशय का निर्माण कराया गया, तालाबों का निर्माण करवाया गया, बहुत सारे नदी पर बांध बनाए गए जिसके माध्यम से कृषि के लिए सिंचाई की उपलब्ध हो गई और साथ ही साथ जल आपूर्ति भी देखने को मिला। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे सार्वजनिक निर्माण। उन्होंने किस प्रकार से सार्वजनिक निर्माण करवाया था, तो चलिए उसे भी हम लोग देखते हैं। उनके शासन काल में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को भी बढ़ावा दिया गया। उन्होंने सड़कें, पुल, अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया जिससे व्यापार और यातायात में सुविधा हुई। कहने का मतलब है कि सार्वजनिक निर्माण कौन कौन से करवाए थे स्कंदगुप्त, तो बहुत सारे सार्वजनिक निर्माण कार्य को भी बढ़ावा दिया गया जिसमें से क्या निर्माण कराएं, तो सड़क निर्माण करवाएं, पुल निर्माण करवाया गया नदी पर, समझे ना। बहुत सारे अन्य बुनियादी ढांचे का भी निर्माण करवाया गया जिसके माध्यम से व्यापार और यातायात में भी सुविधा देखने को मिला था। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम देखेंगे सांस्कृतिक संरक्षण किस प्रकार से हुआ था, तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता, एक सेकंड, इसमें आ जाता है स्कंदगुप्त ने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई और धार्मिक संस्थानों का संरक्षण किया। यानी कि सभी धर्मों को यहाँ पे मानने की आजादी थी, सभी धर्मों को यहाँ पे सम्मान अधिकार दिया जाता था, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखा जाता था और बहुत सारे धार्मिक संस्थानों का भी संरक्षण किया। कौन, तो स्कंदगुप्त। उनके शासन काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी क्या मिला, तो प्रोत्साहन मिला। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कला और संस्कृति।
कला और संस्कृति किस प्रकार से था, तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। तो स्कंदगुप्त के शासन काल में कला और संस्कृति का क्या हुआ, तो विकास हुआ। उन्होंने साहित्य, संगीत, स्थापत्य कला को क्या किया, तो संरक्षण प्रदान किया, जिससे गुप्त काल की सांस्कृतिक धरोहर को क्या मिला, तो बढ़ावा मिला। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत गुण और नेतृत्व। उनका व्यक्तिगत गुण किस प्रकार से था, उनका नेतृत्व करने का क्षमता किस प्रकार से था। तो चलिए इसे भी हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इसे भी हम लोग समझते हैं, जो कि इसका सब पॉइंट आ जाता है साहस और दृढ़ता। स्कंदगुप्त की व्यक्तिगत साहस और दृढ़ता उनकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि कोई भी सम्राट का अगर व्यक्तिगत उनका साहस रहता है ना, तो बहुत सारे जो अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में बहुत सारे उपलब्धियों को हासिल करते हैं। समझे, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया और उन्होंने साम्राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखे हैं। कौन, तो स्कंदगुप्त। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे प्रतिष्ठा और प्रभाव। उनका प्रतिष्ठा किस प्रकार से था, उनका प्रभाव किस प्रकार से था, तो चलिए उसे भी हम लोग देखते हैं। उनकी विजय और शासन काल ने उन्हें एक महान सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी सैन्य और प्रशासनिक कुशलता ने गुप्त साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित किया। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, जो कि इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, तो निष्कर्ष भी आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे स्कंदगुप्त की उपलब्धियां और गुप्त साम्राज्य की स्थायित्व और विकास में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने आंतरिक और बाहरी खतरों पर सफलतापूर्वक मुकाबला किया, कुशल प्रशासनिक सुधार किए और सांस्कृतिक संरक्षण को क्या किया, तो बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य ने अपनी समृद्धि और स्थिरता को बनाए रखा, जिससे भारतीय इतिहास में उनका स्थान महत्वपूर्ण और विशिष्ट माना गया है। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, और एंड अप करने से पहले मैं बता दूं कि इस पेपर का बहुत सारे जो कि यहाँ पे सेशन मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में, समझे। और इन सारे अगर पीडीएफ का अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज क्लास देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सभी के सभी सेशन को देख सकते हैं। और इससे पहले भी जो सेशन में करवा चुका हूं इस पेपर का, तो उन सारे पेपर का भी आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सेशन को पहले तो लाइक कीजिए, सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर जरूरत होता है, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्लास में डाउट वगैरह होता है, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए, ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, समझे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको दे दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।